Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss a new chapter. This is about the Union and its territory. In this lecture, I will discuss four important articles. These are Article 1, 2, 3, and 4 of the Indian Constitution. These four articles comes under the Part 1 of the Indian Constitution, and they deal with the यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. हम फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than the federation of states. From this provision, we understand two important things. First one is the name of the country, and second one is the type of polity. Now the question arises, अब प्रश्न ये उठता है, why the phrase union of states has been preferred to federation of state. ये जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह क्यों ये इस्तेमाल किया गया? इसके दो रीजन है. फर्स्ट, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ agreement among the states like the American Federation. Second, the states has no power to secede from the federation. These are the two important reasons behind the use of a union of states rather than the federation of states in the Indian Constitution. Article 1 further describes the territory of India can be classified into three categories. First is the territories of the state, second is the union territories, and third one is the any territory which may be acquired by the Indian government. Now here I would like to tell the difference between territory of India and the Union of India. इसमें जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है उसे मैं कुछ 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब करूँगी. मेन डिफरेंस इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया. जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है यूनियन ऑफ इंडिया की अपेक्षा. बिकॉज इन द यूनियन ऑफ इंडिया ओनली स्टेट्स आर इंक्लूडेड. सिर्फ और सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है. बट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट ओनली स्टेट्स आर इंक्लूडेड बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज एंड द एक्वायर्ड टेरिटरीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड. जबकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें न केवल स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है बल्कि यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज को भी शामिल किया जाता है. वी नो द हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन is in the union territories and the acquired territories. There is a provision that union territories and acquired territories are administered by the central government, directly by the central government. But in constitution we see that there is the power division between the state and the center. अगर हम स्टेट के मामले में देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में देखें, तो सेंटर और स्टेट के बीच हमारा संविधान ये कहता है कि जो एक पावर का डिवीज़न है वो स्टेट और सेंटर के बीच रहेगा. जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट जो है अपने तरीके से चलाएंगे. लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज़ है और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज़ है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा. नौ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर याद रखने योग्य है, द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंशन आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसके बारे में बात की गई है. वी नो दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री एंड इट हैज़ पावर टू एक्वायर एनी फॉरेन टेरिटरी. इसके पास पावर है, भारत के पास पावर है, वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है. सो इंडिया हैड एक्वायर्ड सेवरल टेरिटरीज लाइक गोवा, दमन एंड द्वीप, पुडुचेरी
एंड दादरा नगर हवेली, इवन सिक्किम, ये जो सारी टेरिटरीज है वो इंडिया ने जो है वो एक्वायर की है, वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज से उनको एक्वायर किया है। नाउ आर्टिकल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट। ये संसद को दो पावर्स देता है। फर्स्ट, it empowers the parliament to admit into Union of India a new state. Second, it empowers the parliament to establish new state. यानी कि एक तो वो जो नया जो राज्य है उसको भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर वो एडमिट करने का पावर देता है विच इज़ इन द एग्जिस्टेंस, और सेकंड ये उस स्टेट की बात करता है जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है बट उसको नए तरीके से इंडियन टेरिटरी के अंदर उसको एस्टैब्लिश करना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हमें आर्टिकल 2 के बारे में याद रखनी है। नाउ आर्टिकल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट अथोराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरी फ्रॉम टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। यानी कि ये पार्लियामेंट को अथोराइज करता है कि एक नए राज्य का निर्माण हो, वो चाहे 2 स्टेट को मिलाकर हो या फिर किसी एक स्टेट की टेरिटरी का कुछ हिस्सा अलग करके कोई नया राज्य बनाया जाए। नंबर 1। सेकेंड, इट अथोराइजेज द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी स्टेट का वो जो एरिया है वो पार्लियामेंट कम कर सकती है। एंड इट ऑल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट and alter the boundaries of any state and alter the name of any state। यानी कि पार्लियामेंट को ये जो आर्टिकल है वो ऑथोराइज करता है कि वो किसी स्टेट का एरिया बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, और किसी स्टेट का जो नाम है वो चेंज भी कर सकती है, और किसी स्टेट की जो बाउंड्री है उनमें भी वो परिवर्तन कर सकती है। ऑल दीज प्रोविजंस आर गिवन अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 3 के बारे में हमें 2 कंडीशन को याद रखना है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। फर्स्ट, द विल रिलेटिंग टू दीज चेंजेस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट प्रायर रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। यानी कि जो इस तरह का जो विल है, जो कि आर्टिकल 3 से संबंधित जो मैटर है उनको लेकर जो विल है, वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की प्रायर जो रिकमेंडेशन है उसको लेने के बाद ही वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा। सेकंड है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव कंसर्न टू टेक द व्यू ऑफ दैट स्टेट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यानी कि जो प्रेसिडेंट को है वो इस बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू लेने के लिए भी रेफ़र करना पड़ता है, और ये जो व्यू है ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आना चाहिए, और ये जो टाइम पीरियड है इट इज़ डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये 2 जो कंडीशंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आर्टिकल 3 के बारे में हमें याद रखनी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। He may accept or reject the view of the state legislator। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं है, वो बाध्य नहीं है जो स्टेट लेजिस्लेटर ने जो अपना व्यू दिया है उसको मानने के लिए। वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। इवन अगर जो वो जो व्यू है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर दिया गया हो तो ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को उस व्यू को मानना ही है। सेकंड थिंग, इफ देयर इज इफ द बिल नीड्स द एनी अमेंडमेंट, अगर इस तरह के बिल में किसी भी तरह का कोई संशोधन होना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त जो है स्टेट लेजिस्लेचर का मत लिया जाए, उनका व्यू लिया जाए। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो अकेले ही डिसीजन ले सकती है। एक और चीज़ है, जो यूनियन टेरिटरीज है उनके मैटर में जो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर है उनसे ये ज़रूरी नहीं है कि उनसे व्यू लिया जाए। वहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो जो डिसीजन है वो अकेले ले सकती है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द पार्लियामेंट
to redraw the political map of India according to our bill। यानी कि जो भारत का संविधान है वो सारी जो ये शक्तियां हैं वो इन पार्लियामेंट को देता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को देता है, कि किस तरह से जो एक पॉलिटिकल मैप है वो ड्रॉ करना है। नाउ वी कैन से दैट पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, it can alter the name of any state, alter the boundary of any state, it can diminish or increase the area of any state without the consent of the state's legislature। तो ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि भारत की संसद को एक पावरफुल संसद बनाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट is not granted by the constitution। So India is described as the indestructible union of destructible state। और हम इसको समझते कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में जो सेंटर है, जो पार्लियामेंट है, इट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स बट स्टेट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द सेंटर। इसका मतलब ये है। अगर हम इस कंसेप्ट की तुलना यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से करें तो यूएसए में ये जो प्रावधान है ये कुछ इस तरह का है। इन द यूएसए जब फेडरल जो गवर्नमेंट है, इट हैज़ नो पावर टू डिस्ट्रॉय द स्टेट्स एंड इट हैज़ नो पावर टू अल्टर द नेम और बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट। यानी कि जो वहाँ के स्टेट्स है उनके प्रायर कंसेंट के बिना जो फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी स्टेट के नाम को चेंज कर सके, किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सके। सो द यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कि जो यूनियन है वो स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और स्टेट भी जो है यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल 4 is most important। It says that the laws relating to the matters given in the Article 2 and given in the Article 3 are not considered to be the amendment under the Article 368। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 4 कहता है कि जो कानून है जो आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित जो बनाए जाते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। 368 के अंदर उनको ऑर्डिनरी जो एक हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस रहता है उसके तहत ही इस तरह के लॉ बनाए जाते हैं थ्रू सिंपल मेजोरिटी। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि जो पार्लियामेंट है उसका जो एक एरिया को, किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने का पावर है कि उस पावर के अंडर पार्लियामेंट को ये भी पावर है कि वो किसी भी जो एक भारत की जो टेरिटरी है वो किसी दूसरे देश को वो दे सकता है। क्या ऐसा भी पार्लियामेंट इसके लिए भी ऑथोराइज्ड है? दिस क्वेश्चन came before the Honorable Supreme Court in 1960। 1960 में ये प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था। इट वॉज द मैटर ऑफ बेरुवारी यूनियन। तो उस वक़्त जो ऑनरेबल कोर्ट का व्यू था, इट हेल्ड दैट पार्लियामेंट the power of the parliament to diminish the area of any state does not include the seat of any territory to the foreign country। यानी कि किसी फॉरेन कंट्री को अपने देश का कोई टेरिटरी देना ये पार्लियामेंट की पावर के अंडर नहीं आता है, जो कि आर्टिकल 3 में एक पावर उसका रहता है कि डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। सो इट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसा सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संशोधन के तहत ही हो सकता है अगर हमें कोई भी जो अपना टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देनी हो। सो द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड इन 1960। 1960 में वो नवा संवैधानिक संशोधन हुआ जब बेरुवारी जो एक टेरिटरी जो कि पाकिस्तान को देना था, उससे संबंधित था।
एंड इन 1969 1969 की बात है, सुप्रीम कोर्ट held that if there is the settlement of settlement of water dispute, अगर मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस कैन बी डन थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन। ऐसा जो मैटर है वो थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए हो सकता है। सो यहाँ पर एक 1960 और 1969 का जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो मत है, इनमें हमें ये थोड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। So we have discussed in the lecture Article 1, 2, 3 and 4. We have seen that Article 3 is most important, and we can see its relevance in the present time. Under this article in 2014, Indian Parliament had created new state which is Telangana, and in 2019 we have created two union territories, Jammu Kashmir and Ladakh, after the abrogation of Article 370 in the Jammu and Kashmir. सो जो आर्टिकल 3 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारा एक सामान्य जो एक अध्ययन रहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हर एक व्यक्ति को इस बात का एक ज्ञान होना चाहिए कि हाउ द न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड, हाउ द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। तो यही मेरा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच और नमस्कार।